लोग हमेशा लुक्स पे देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपका पत्रियाँ मिलवाते हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट है टू सर्टेन एक्सटेंट, मगर उससे ना मैरिटल लाइफ जी नहीं जा सकती. इट्स द कम्युनियन ऑफ टू पीपल. आप दोनों का जो कम्युनियन है एज अ कपल, दैट विल टेक मैरिज टू अ लॉन्गर डिस्टेंस. सो रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. अक्सर हमारे पास पूछा जाता है कि जैसे तुम पहले थे शादी से पहले, अब वैसे तो नहीं हो, जैसा मुझे तब ट्रीट करते थे. बट देखिए, अगर हम एक नॉर्मल क्वेश्चन किसी से भी पूछें, मैं आपसे पूछूं रंगोली, 2 साल पहले जो आप थे आज आप वही हो? बिल्कुल भी नहीं. नहीं, हम में से कोई भी नहीं है, बिकॉज टाइम के साथ हम सब धीरे धीरे बदल रहे हैं. Yes. तो इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट योर पार्टनर to be the same what they were before marriage. It's not being fair either of the sides. So change is inevitable. वो होगा ही. Acceptance is the key. Exactly कौन होता है एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर, और अगर आपको मिल गया है तो उससे डील कैसे किया जाए? या तो वो उन लोगों को चुनते हैं जो इमोशनली ऑलरेडी टॉर्मेंटेड होते हैं, यानी कि जो वीक होते हैं इमोशनली. नार्सिसिस्टिक पीपल चूज देयर प्रे. दे चूज़ के जिसका दिल मोम का हो और बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक हो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो उन्हें मोल्ड कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज नार्सिसिस्ट्स आर वेरी कंट्रोल फ्रीक. Hello everybody, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा. देखिए, आज के समय में मैरिज को लेकर बहुत से लोगों में एक फेयर होता है, स्पेशली यंग पीपल हु आर अबाउट टू गेट मैरिड, क्योंकि कहीं ना कहीं मैरिज को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना गया है जो कि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम को रोकेगा, आपको कंट्रोल या पोजेस करेगा. बहुत से लोगों का ये एक आइडिया और नोशन है मैरिज को लेकर. पर आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका ये मानना है कि मैरिज अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही सेक्रेड यूनियन होता है दो सोल्स का, और आपके पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है आपकी सोल जर्नी में, आपकी सोल ग्रोथ में. कितना नर्चरिंग रिलेशनशिप होता है अगर आपको एक सही पार्टनर मिले जिसके साथ अपनी लाइफ के अप्स और डाउन्स, अपनी खुशियाँ, अपनी अचीवमेंट्स, अपने फेलियर्स आप शेयर कर सकें. एक गाइड का रोल होता है एक पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, वो कनेक्शन जो कहीं ना कहीं पूरी उम्र आपके साथ चलेगा. आज के पॉडकास्ट में हमने उसी सेक्रेडनेस की बात की है कि आप कैसे फिर से मैरिज की जो ब्यूटी है उसमें बिलीव कर सकते हैं, और कैसे आप अपने लिए वो राइट पार्टनर ढूंढ सकते हैं. क्या रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स होंगे एक रिलेशनशिप में जब व्हेन यू आर अबाउट टू गेट मैरिड और आप ढूंढ रहे हैं एक राइट पार्टनर खुद के लिए. तो आज एक बहुत ही वेल पैक्ड डिस्कशन है ये, स्पेशली उन लोगों के लिए हु आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड और हु आर अबाउट टू गेट मैरिड इन सम टाइम. बहुत ही आप रिलेट करेंगे इससे. बहुत से पैटर्न्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स की भी हमने बात की है कि किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए अगर आपका पार्टनर वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. हाउ टू डील विद दैट कनेक्शन, कब आपको लेट गो करना चाहिए, क्या करना भी चाहिए. तो आज का ये पॉडकास्ट आपको मैरिज में बहुत ज़्यादा बिलीव करवाएगा, आई एम श्योर. तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, स्पेशली जो ब्यूटी है मैरिज की उसमें बिलीव नहीं करते हैं. आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आज मिलने वाले हैं. और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं वो एक लाइफ कोच हैं और रिलेशनशिप काउंसलर हैं. आई वुड लाइक टू वेलकम ऋचा होरा. ऋचा मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री. Thank you. Such a pleasure to have you on the show today. Pleasure is all mine. Thank you very much. मैं पर्सनली मैरिज में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. आई थिंक व्हेन यू फाइंड द राइट कंपेनियन, जब ट्रू कंपेनियनशिप आपकी लाइफ में आती है, it is a beautiful feeling that you're sharing your life with somebody, the ups and the downs. But sadly, जिस समय में अभी हम जी रहे हैं, and especially youth की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं एक फियर रहता है शादी के कॉन्सेप्ट को लेकर. द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू समबडी और उन्होंने मुझे कहा कि कहीं ना कहीं मैरिज डीपली रूटेड है इनसिक्योरिटी में. और मैरिज आपकी फ्रीडम को कंट्रोल करेगा, यू विल बी पोजेस्ड, यू विल बी कंट्रोल्ड, और यही फियर होता है बहुत से यंग लोगों का. तो सबसे पहले तो इस फियर को कैसे हटाया जाए और एक्चुअल जो मैरिज आपकी लाइफ में जो एनर्जी लेकर आती है, जो एक स्पिरिचुअल यूनियन की हम बात करते हैं,
उसकी ब्यूटी को कैसे समझा जाए. फिर विल मूव ऑन टू कि हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर यू एंड एवरीथिंग अलोंग द लाइंस. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन रंगोली. ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में भी चल रहा है, एंड आई एम ऑल्सो फेड अप ऑफ इट कि क्यों मैरिज को इतना बदनाम किया जा रहा है और इतना मुश्किल पहाड़ जैसा मिशन समझा जा रहा है. बट इट्स अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप खुद एक पार्टनर चुनते हैं. ना हम माँ बाप चुनते हैं, ना हम घर बार चुनते हैं, ना हम जगह, ना अपनी जात, ना अपना रिलीजन चुनते हैं, बट एक पार्टनर और फ्रेंड्स हमारे हिस्से में हमारी चॉइस के हिसाब से आते हैं. तो क्यों नहीं आप चुनेंगे, क्यों नहीं उस फ्रीडम का, उस फ्री विल का चॉइस करेंगे. It's so important for you to understand that marriage is a beautiful institution for your own personal growth. How else will you grow as an individual? How else will you understand that what am I made of unless I live with someone 24/7 as an adult? Agreed. Right? So your parents know you as a child, and then you need to, when you become an adult, with all the conditioning and understanding of life, this is a new you which has taken birth with all the experiences as an adult, isn't it? Yeah. And why would you want to share those experiences with someone you love or you want to spend the rest of your life with? And love is a beautiful thing. बहुत सुंदर चीज़ है ये. बिल्कुल. बट मैम यहाँ पे जो लोगों का फेयर आता है ना कहीं ये आता है कि कहीं मैं गलत ना चुन लूँ खुद के लिए. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग दैट यू जस्ट सेड कि सुंदर है, कंपेनियन होना अच्छा है लाइफ में, बट वो सही पार्टनर कैसे चुना जाए. एंड आई बिलीव सही पार्टनर चुनने से पहले हमें भी कहीं ना कहीं सही पार्टनर बनना पड़ता है. करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोला आपने. जो हम रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स की बात करते हैं वो हम एक पार्टनर में कैसे ढूंढे, दैट वुड बी माई नेक्स्ट क्वेश्चन. और उससे पहले कि हम वो ग्रीन फ्लैग कैसे बने. बिल्कुल ठीक. सो सबसे पहले चुनने से पहले अपने ऊपर पूरा एनर्जी लाइए कि एम आई रेडी फॉर अ रिलेशनशिप. क्या मैं ग्रीन फ्लैग हूँ किसी के लिए. और वो किसी की ज़िंदगी को टच करने से पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप को जानना है, एंड दैट इज़ सेल्फ लव ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन हूँ और मैं अपने आप से कितना प्यार करती हूँ. वंस यू हैव दैट क्लैरिटी, आप समझ जाते हैं कि आप कि यू नो व्हाट आर योर वैल्यूज़, आप किस चीज़ से बने हैं और आपकी मिशन क्या है लाइफ का, आप कहाँ आगे जाना चाहते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप तब ग्रीन फ्लैग्स ढूंढना चालू करें. नाउ वो तब होता है व्हेन यू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. जब आप समझ पाते हैं कि क्या इनकी वैल्यूज़, जिस तरह से इंसान बड़ा पेरेंटिंग की गई हो, वो हमारे वैल्यूज से मैच करती है या नहीं करती है. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू गो. लोग हमेशा लुक्स पे देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपका पत्रियां मिलवाते हैं. वो सब इम्पोर्टेंट है टू सर्टेन एक्सटेंट, मगर उससे ना मैरिटल लाइफ जी नहीं जा सकती. इट्स द कम्युनियन ऑफ टू पीपल. आप दोनों का जो कम्युनियन है एज अ कपल, दैट विल टेक मैरिज टू अ लॉन्गर डिस्टेंस. सो रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. नाउ ग्रीन फ्लैग इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, कि हम एक दूसरे को कैसे समझ पा रहे हैं. क्या मुझे वो फ्रीडम दी जा रही है जो मैं अपना अस्तित्व ना खोऊं अपने इस रिश्ते में. मैं एक इंडिविजुअल की तरह रहूं जहां मुझे बदलने को नहीं कहा जा रहा. बातों से आपको समझ में आ जाएगा जब आप किसी से मिलेंगी. फिर वो और लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, यानी कि अपने जो उनके सर्वेंट्स हैं या उनके परिवार के बाहर जितने लोग हैं, फ्रेंड्स हो गए, उन सब के साथ वो कैसे बात करते हैं, क्या वो रिस्पेक्टेबल हैं या नहीं हैं. वो आपके लिए ग्रीन फ्लैग हो जाएगा. एक इंसान अपने आप को कैसे अच्छे से जानता है और जब वो आपके साथ कन्वर्स करता है और आपको उनके बारे में डेप्थ में समझ में आता है, वो भी एक ग्रीन फ्लैग है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं. आर यू लिविंग एन आर्टिफिशियल लाइफ और यू आर एक्चुअली कनेक्टेड विद योरसेल्फ. कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, कि समझ ही नहीं पा रहे कि मैं हूँ क्या और मुझे चाहिए क्या. वो भी आपको बातों से समझ में आएगा व्हेन यू कनेक्ट विद द अदर पर्सन. अक्सर लोगों को देख के मैनिपुलेटिव हो जाते हैं एंड कंट्रोलिंग हो जाते हैं कि अब ये मेरी है या ये अब मेरा है, अब इन पे मेरा हक है. तो उससे पहले भी आपको बातें करने से समझ में आएगा कि क्या वो कंट्रोलिंग बिहेवियर है या नहीं है. वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं या अपने तौर तरीकों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं.
Also addictions, आजकल addictions are such a big problem. That's a red flag. किसी भी तरह की addiction हो, भले smoking, drinking, vape is so much common in our society, or any kind of addiction like gadgets, gaming, all these addictions are a big red flag. So जो आपके साथ resonate करता है, जो आपके दिल को भाता है, जो आपको समझ में आ रहा होता है मेरे लिए ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, क्या मैं इसमें बाउंड्रीज बना सकती हूँ, नहीं बना सकती हूँ, वो आपके लिए ग्रीन फ्लैग है. मैम आपने एक बात कही कंट्रोल की. मैरिज कहीं ना कहीं अगर आपका एक पार्टनर है तो ये एक आइडिया, ये एक नोशन, ये एक फाउंडेशन है मैरिज की कि दैट पर्सन बिलोंग्स टू यू. अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि वी डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड सो मच. अब इसे कैसे समझा जाए? अगर आप किसी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी तो उनकी आपके ऊपर पावर होगी. इज दैट व्हाट आई बिलीव. लेकिन लोग इसे बहुत ज़्यादा अपनी फ्रीडम का वायलेशन समझते हैं कि मैं पहले कितना फ्री था, अब somebody else is there with me. और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को लगता है कि शादी के बाद मेरी फ्रीडम का क्या होगा. फ्रीडम की बात की जाए तो फ्रीडम का मायने समझिए. पहले आप शादी से पहले एक इंडिविजुअल हैं, ग्रोइंग इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर लाइफ और ऑफ योर करियर. मगर फ्रीडम शादी के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, वो एक साझा हो जाता है. यू बिकम अ पार्टनर फॉर समबडी एंड नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई वी स्टार्ट यूजिंग वी, द वर्ड इन विच यू फील दैट कहाँ हम दोनों की वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम्स मीट करते हैं और अब हमारे गोल्स डिफरेंट हो जाते हैं. फ्रीडम की अगर बात की जाए तो आप अपने पार्टनर से फ्रीडम की बातें कर सकते हैं. कोई आपको यहाँ रोकथाम करने के लिए नहीं बैठा है कि क्योंकि आपकी शादी हो गई है तो अब आज आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, अपने करियर को छोड़ सकते हैं. ऐसा कोई कुछ नहीं करता है. तो फ्रीडम खोने का सवाल ही नहीं पैदा होता. अगर इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो फ्रीडम इज मोर अबाउट हैविंग फ्रीडम टू बी एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू अ ह्यूमन, हैविंग फ्रीडम टू बी एबल टू शेयर व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन माई लाइफ, टू शेयर और अपनी बातों को जाहिर करना. एक वो भी तो फ्रीडम है ना. किसी उस इंसान के साथ दिल जोड़ लीजिए जिससे मैं फ्रीली बात कर सकती हूँ, जिसके साथ मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे गलत समझा जा रहा है. व्हाट अबाउट दैट फ्रीडम? एंड दैट ओनली हैपन्स विद पार्टनर, दैट ओनली हैपन्स विद लाइफ पार्टनरशिप. तो फ्रीडम के मायने बदल जाते हैं शादी के बाद. फ्रीडम नहीं खोते आप. हमने इसे बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया. बिल्कुल. और उस फ्रीडम की जो थॉट प्रोसेस है वो है ही डिफरेंट, क्योंकि वो अब आप एक एज अ कपल यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर. तो वो फ्रीडम एक आप ओरिजिनल फैमिली में जिसको बिलोंग करते हैं, एक हट के अपना एक यूनिट बनाते हैं which is a freedom for the couple. And now आपकी decision, life के decisions, whether financial, emotional, society, वो आप दोनों मिलके लेते हैं. तो इससे बेटर क्या हो सकता है? That you have a partner with you कि अब दोनों का मिशन एक है, दोनों के गोल्स एक हैं, दोनों की मेल खाता है थॉट प्रोसेस. ऑफ कोर्स उस पर काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से ही सब कुछ सेम प्लेटफॉर्म पे हो जाए. बट फ्रीडम के मायने बदल जाते हैं. सिंपल एज दैट. तो उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है. बिकॉज अगर आपकी फ्री विल से आपने पार्टनर चुना है और आपने सोच समझ के पार्टनर चुना है, तो वो गलत होगा भी अगर इवेंचुअली, उसको ठीक करना और उसको वापस पटरी पे लाना मैरिज को आपको आ जाएगा. बिकॉज देयर इज वे टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. वॉट इज मैरिज? मैरिज का मतलब क्या है? एक आईना जिसमें आप खुद को, योर पार्टनर शोज यू द मिरर. एग्जैक्टली. कि आप हैं कौन. हाँ, आपके खुद के पैटर्न्स क्या हैं, आपके खुद की लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, आप कितना पॉजिटिव हैं, कितना नेगेटिव हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं. दे आर द मिरर टू अस. और अगर मेरे पास ऐसा पार्टनर हो जो मुझे मेरे बारे में ही बताए, क्योंकि एक सोल की जर्नी होती यही है ना, टू आइडेंटिफाई हाउ डू आई हैव टू ग्रो एज अ सोल. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक मैम, जैसा आपने कहा कि ये जो एक कनेक्शन है पार्टनर का, ये तो सबसे बड़ा सपोर्टिंग कनेक्शन है हमारी सोल जर्नी में. बिल्कुल. बिकॉज देखिए, माँ बाप बेचारों का रोल कुछ हद तक ही होता है. और माँ बाप सारी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रह पाते. बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुद बिज़ी हो जाते हैं. फ्रेंड सर्कल
हमारे ही तरह एक नैया में सवार होते हैं, और बहन भाइयों का रिश्ता भी अपना अपनी ज़िंदगी का हो जाता है। तो फिर एक कंपेनियन, इसीलिए इसको लाइफ पार्टनरशिप कहा जाता है, जो आपके साथ फुल लाइफ स्पैन काटने के लिए तैयार होते हैं। आपके ऑल अप्स एंड डाउन्स, आपके सोरोज, जॉयज, आपका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये सबको एक समेट के एज अ पर्सन आपके साथ चलना चाहते हैं। मैम, डू यू थिंक, इसी से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि एक राइट एज होती है मैरिज की? हमारे पेरेंट्स तो बोलते हैं इस समय तक शादी कर लो, बट आजकल हम इतने लिबरल हो रहे हैं, वी आर सेल्फ सफिशिएंट सो मच, हमें लगता है कि ठीक है, व्हेनेवर वी वांट टू हम कर लेंगे। तो what would you say on that? देखिए, पुराने ज़माने की बातें अपनी थी, उन लोगों के पास और कुछ एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं थे। तो जब बच्चा समझदार हो जाता है तो माँ बाप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए शादी कर देते होते थे। अभी टाइम्स चेंज हो गए हैं, सो चॉइसेस बेटर हो गई हैं, करियर्स पे डिपेंड करना बेटर हो रहा है, ज़रूरी हो रहा है। सो कोई एज नहीं होती आज के ज़माने में कि हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एज है। मैं कहती हूँ आप जब तैयार हैं शादी के लिए, वो सही एज है। फिर वो चाहे 22 हो, 23 हो, या 30 हो, या इवन 40 हो। You have to be mentally prepared, physically feeling all right to get married, and you're emotionally sound enough. अब क्या होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों की बहुत होते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और आपकी खुद की थॉट प्रोसेस आपको खुद बता रही होती है कि मैं इस बड़े चेंज के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ। सो वो टटोलना बहुत ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं कितने लेवल पर हूँ अभी, कि am I ready for that change or not? And that change is beautiful, और आप उस चेंज के लिए रेडी, बस is beautiful. It is beautiful. मैम, यहाँ से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो प्रेम, जो प्यार मैरिज में होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज में होती है, और जो कुछ रोमांटिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप्स होती हैं, बहुत डिफरेंस है आई थिंक। और कहीं ना कहीं लोग जो उन्होंने उन्हीं रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया, उन्हें लगता है कि मैरिज का एक्सपीरियंस भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे हमें आई थिंक एक डिफरेंस समझने की ज़रूरत है हमारी ऑडियंस के लिए, कि वहाँ का जो कनेक्शन है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैरिज। ऑफ कोर्स वो है ही डिफरेंट रंगोली, बिकॉज जब आप डेट कर रहे होते हैं और आप एंगेज भी होते हैं, जब हम एक छत के नीचे नहीं रह रहे होते, एवरीबडी पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आप एक दूसरे को इम्प्रेस करने की हर रोज़ कोशिश कर रहे होते हैं, कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, एक गलत मतलब ना निकाल लें, या मेरे बारे में गलत ना सोचने लग जाएं। तो आप हमेशा कॉन्शियस और गार्डेड रहते हैं, और दोनों तरफ से हो रहा होता है। लड़के अपनी तरफ से इम्प्रेस कर रहे होते हैं, लड़कियां अपनी तरफ से इम्प्रेस कर रही होती हैं, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल कोर्टशिप पीरियड जिसे कहा जाता है। बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। लेकिन जब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं और जब आपकी शादी हो जाती है, तो वो पूरा माहौल और थॉट प्रोसेस बदल जाता है। कैसे? बिकॉज अब आपको समझ में आता है कि ये हक है मेरा, कि ये मेरी हैं और अब मैं इनका हूँ, राइट? सो वो अंडरस्टैंडिंग जब बन जाती है, एंड व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अंडर वन रूफ, तो ट्रू पर्सनालिटीज़ बाहर आती हैं, और फिर तब हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और तब एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं एज अ पार्टनर। जब हम डेट कर रहे होते हैं तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट हम उनको नेगेट भी कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, और हम उनके बारे में ज़्यादा प्रेशराइज फील नहीं करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है, वो सडन शिफ्ट होता है, और वो सडन शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, दैट नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ, फॉर ईच अदर। और वो जो शिफ्ट आता है, उससे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी चेंज हो जाती हैं, कि नाउ आई हैव टू बी ट्रीटेड एज अ वाइफ एंड आई हैव टू बी ट्रीटेड एज अ हस्बैंड। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो मायने थोड़े बदल जाते हैं, विच इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट। बिकॉज देखिए, रिश्ते के स्टेजेस होती हैं। एक डेटिंग होता है, फिर कमिटमेंट होती है, जहाँ पे आप प्यार भरी बातें करते हैं, अपने बारे में हर दिल खोल के डिस्कस करना चाहते हैं, दुनिया के बारे में बात करते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, एंड यू आर स्लोली ओपनिंग अप विद ईच अदर। Next stage is marriage. When you get committed, you get married, and then you are in a world of knowing each other and seeing the dreams ahead. Now those dreams can be your personal dreams,
योर वर्क रिलेटेड ड्रीम्स, योर फाइनेंशियल ड्रीम्स टुगेदर, किसी भी तरीके के, अब वो हम आई से वी हो जाते हैं कि अब हमने इकट्ठे सपने देखने चालू करने, ये एक अपना यूनिट बनाना है, वो एक डिफरेंट स्टेज होती है। उस स्टेज पे क्योंकि अब हम एक दूसरे को अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं विद आवर ओन वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम्स, और उसमें पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि आप दो डिफरेंट घर से आए हैं, दो डिफरेंट अपब्रिंगिंग में पैदा हुए हैं, तो आप अपने अपने पॉइंट्स को सामने रखेंगे, तो उसमें खड़केंगी बातें, एक दूसरे से मनमुटाव होगा, लड़ाई होगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन वही एक ग्रो करने का भी पीरियड होता है। ट्रू, और यही बात हम नहीं समझ पाते, इन्हीं बातों से डरते हैं, स्पेशली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो उस कनेक्शन के साथ और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। करेक्ट, और दैट्स बाउंड टू हैपन बिकॉज नाउ यू आर ग्रोइंग, यू आर एट अ डिफरेंट स्टेज, एंड अक्सर हमारे पास पूछा जाता है कि जैसे तुम पहले थे शादी से पहले, अब वैसे तो नहीं हो, जैसा मुझे तब ट्रीट करते थे। बट देखिए, अगर हम एक नॉर्मल क्वेश्चन किसी से भी पूछें, मैं आपसे पूछूं रंगोली, 2 साल पहले जो आप थे आज आप वही हो? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हम में से कोई भी नहीं है, बिकॉज टाइम के साथ हम सब धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट योर पार्टनर to be the same what they were before marriage. It's not being fair, either of the sides. So change is inevitable. वो होगा ही. Acceptance is the key. Accept each other. Now we are partners and we have a life together. Automatically जब वो switch आ जाता है कि now we are partners and we are accepting each other, you start thinking like a team. And that teamwork is beautiful. Now when you have problems, जब आपके साथ लड़ाइयाँ होते हैं, issues create होते हैं, उनको सुलझाना इज द की। लड़ाइयाँ क्यों होती हैं प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो हर शादी में, हर रिलेशनशिप में, हर कनेक्शन में, इवन विद आवर पेरेंट्स, विद आवर सिबलिंग्स, एब्सोल्युटली, साथ रहोगे तो लड़ना तो होगा ही, दैट्स व्हाट जिंदगी इज ऑल अबाउट। लेकिन लड़ाई को कैसे सुलझाया जाए, कैसे उससे बाउंस किया जाए और उसी पैटर्न को दोबारा ना दोहराया जाए, बस ये सीखना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है 3 से 4 साल बाद, शादी के बाद, जब आप एक दूसरे को अब समझ गए हैं और समझ में आ रहा है कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, किस तरह से मुझे बात करनी है, किस तरह से नहीं करनी है, क्या हमारी चॉइसेस हैं, वो सब बातें अब हम मान लीजिए 2-3 साल में सीख गए। फिर नेक्स्ट पड़ाव आता है जहाँ पे अब हम परिवार बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने इंडिविजुअल गोल्स के बारे में ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि मुझे करियर में कहाँ जाना है, अपने बिजनेस को कहाँ बढ़ाना है, वट एवर योर फ्यूचर चॉइसेस आर वेयर द वर्क इज़ कंसर्न, आप उस पर फोकस करने लग जाते हैं। फिर हम सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप, और हर स्टेज हमें एक न्यू मी बनने के लिए प्रेरित करता है। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो एज अ पर्सन, दैट्स हाउ विद चैलेंजेस, विद पुश एंड पुल, विद शोइंग द मिरर, you keep growing and keep becoming a better version of ourselves. What can be more beautiful than this? Yes. क्योंकि अगर आप वही एक कंपार्टमेंट में और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ, उसी सर्कल में रहेंगे तो ग्रो कहाँ करेंगे? Exactly. तो मैरिज कंफर्ट जोन में तो रहने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रो नहीं होती। Only when you are, there are certain challenges, there are certain push and pull in your relationship, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। और मैम आई कैन से कि बाय नाउ जो फियर था मैरिज का वो हम बहुत से ऑडियंस से हटा चुके हैं। बहुत खुशी की बात है, बिकॉज मैरिज इज ब्यूटिफुल, इट्स अ लवली इंस्टीट्यूशन। जिसको भी डर लगता है उससे हमें कनेक्ट करना चाहिए। मैम यहीं से मैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स की भी बात करना चाहूँगी। आजकल क्या हो रहा है कि हम सब इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, वी समवेयर इन आवर हेड डिसाइड कि इस एज में मैं शादी करूंगा जब पेरेंट्स चाहेंगे, घर वाले बोलेंगे, और उससे पहले जब हमारे पास वो फ्रीडम है, मैं सबकी बात नहीं करी बट कुछ लोग उस फ्रीडम को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। लाइक पीपल गेट इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, दे लीव मल्टीपल पार्टनर्स, और वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि what is meant for them. और यहाँ से कहीं ना कहीं एक फियर ये भी आता है कि जब वो इतने लोगों को छोड़ चुके हैं तो they can leave their partner also जिससे वो शादी करेंगे। तो is it right? Like अब कुछ लोग बोलेंगे अपने डिफेंस में कि we are just trying, we are just getting to know ourselves with these people. But actual truth क्या है इसका? यूजुअली देखा गया है कि जो लोग बहुत रिलेशनशिप्स में होते हैं और उनके हार्ट ब्रेक्स भी होते रहते हैं, अक्सर वो अपने बारे में नहीं जानते कि उन्हें चाहिए क्या।
तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे वो समझ भी सकते हैं अपने बारे में, दो तरफा रिजल्ट आ सकता है, या और कंफ्यूज हो सकते हैं और दलदल में फंस सकते हैं. सो दोनों ऑप्शंस आउट आते हैं इस तरह के इंटरेक्शन में. हेल्दी तो नहीं है कि आप बार बार किसी के साथ, मतलब क्या करते हैं कि आज मेरा दिल टूटा, 2 महीने बाद फिर से, 1 महीने बाद या 15 दिन में फिर से आप लॉग इन करिए, फिर से किसी को डेट करने लग जाइए, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर समबडी एल्स जिनके साथ आप टाइम बिताएं. ऐसे लोग इमोशनली स्टेबल नहीं होते. दे आर नॉट इमोशनली मैच्योर. दे ऑलवेज लुकिंग फॉर समवन whom they can इमोशनली गेट कनेक्टेड विद, और उन पर अपना इमोशनल भार डाल दें, क्योंकि वो खुद ही उस चीज़ से, पिछले रिश्ते से अगर आपने टूटा है तो आप उभरे ही नहीं होंगे कि आप नए रिश्ते के बारे में सोचने लग जाते हैं, थिंकिंग दैट के अब मुझे ये संभाल लेगा. खुद को टाइम ही नहीं देते. खुद को टाइम नहीं देते, रिकूप होने का टाइम नहीं देते. आई एम नॉट सेइंग कि दिल टूटना बुरी बात है या इसमें कोई आपकी गलती है, लेकिन उस चीज़ पर पॉन्डर करना तो ज़रूरी है ना, कि ये मेरे साथ रिश्ता टूटा है, उसको एब्जॉर्ब करें, उसके बारे में समझें, अपने आप को टटोलें कि इसमें मैंने क्या सीखा है. वो एक गैप होना बहुत ज़रूरी है. तो वी ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि जब भी हार्ट ब्रेक होता है, अपने आप को 6 महीने से 1 साल तक का गैप देना चाहिए, जिसमें आप अपने बारे में समझते हैं, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी के बारे में समझते हैं, और अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करते हैं विद ऑल द लर्निंग्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस रिलेशनशिप. एंड देन ऑफ कोर्स यू शुड कनेक्ट विद समवन इफ यू आर स्टिल यर्निंग फॉर लव. मगर बहुत सा ऐसा ट्रेंड आप जो बोल रहे हैं, ऑन क्लिक ऑफ अ बटन किसी के साथ कनेक्ट कर लो, मस्ती कर लीजिए और एंजॉय कर लीजिए, और फिर देखेंगे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है. दैट इज़ एन अनहेल्दी वे ऑफ getting into a relationship. It's not recommended, because उससे आपकी सोच बदलेगी, आपकी और rigid आपकी thought process हो जाएगी, और आप अमूमन कंफ्यूज ही रहेंगे कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या. बिकॉज हर इंसान जिसके साथ हम कनेक्ट करते हैं वो आप पे कोई ना कोई इम्पैक्ट तो छोड़ेगा ही. उनकी एनर्जी हमें किसी उनकी या और फिर फिजिकली कनेक्ट करना आजकल बहुत कॉमन है, विच इज़ अगेन नॉट एडवाइजेबल. सो बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ बना के रखें, रादर देन कनेक्टिंग विद एनीबडी हुएवर यू मीट. क्योंकि एक ब्यूटिफुल कम्युनियन ऑफ टू पीपल व्हेन दे आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, फिजिकली कनेक्ट करना इज मच बेटर विद देम, रादर देन लूजिंग योरसेल्फ बिट बाय फिजिकली कनेक्टिंग विद everyone. Yes. एक sacredness है ना. Yeah, this is a sacred relationship. Yes. This is a beautiful communion of two people where you want to share your life, share your thought process and your body. Why not? मैम बहुत अच्छे से हमने इस ब्यूटी को समझा, मैरिज की को, और आई एम श्योर कि जैसा मैंने कहा था वो जो फियर था बहुत लोगों का उसको भी हटाया. अब मान लीजिए कि शादी हो गई है, दो लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, बी इट लव मैरिज, बी इट अरेंज मैरिज. विद टाइम जैसा आपने कहा कि यू गेट टू नो योर पार्टनर, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वो 2 साल पहले थे, शादी के समय थे, विद टाइम दैट पर्सन चेंजेस. उनकी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, बहुत कुछ चेंज हो रहा है. अब यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं कि एक इंसान बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट है, एक थोड़ा सा ज़्यादा टॉक्सिक है. उसने पहले या तो कुछ बाउंड्रीज बनाई थी या एक मुखौटा पहना था जो कि अब धीरे धीरे रिवील हो रहा है उस रिश्ते में. और यहीं पे ऐसी टर्म्स आती हैं जैसे नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स, एम्पैथ्स पार्टनर. और जितना हम जानते हैं, एक एम्पैथ और एक नार्सिसिस्टिक बहुत अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से. स्पेशली एक एम्पैथ बहुत अट्रैक्ट करता है एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर को. तो एग्जैक्टली कौन होता है एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर, और अगर आपको मिल गया है तो उससे डील कैसे किया जाए? क्या एक इमोशनली इंटेलिजेंट पार्टनर उस मैरिज को सेव कर सकता है अगर दूसरा पार्टनर नार्सिसिस्टिक है? दैट वुड बी माय क्वेश्चन. ये टॉपिक बहुत दफ़ा आजकल हमारी सोसाइटी में घूम रहा है अबाउट नार्सिसिज्म. एक्सपर्ट्स के मुताबिक नार्सिसिज्म इज़ एन अनक्योरेबल प्रॉब्लम. हम सब में कोई ना कोई नार्सिसिज्म के ट्रेट्स होते हैं, लेकिन वो ट्रेट्स तभी एग्रेवेटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस, जहाँ पे आपको पूरा प्यार ना मिला हो, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली हो माँ बाप से या दोस्तों से या सोसाइटी में, तो वो नार्सिसिज्म और बढ़ जाता है. व्हेन यू आर अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, देन यू विल हैव
अ ग्रैंड्योर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आप एक मैनिपुलेटर होंगे, आप लोगों को उनको नीचा दिखाने में आपको मज़ा आएगा। मीन्स आप उनको मैनिपुलेट करके उनको ब्लेम करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। थर्डली, दे हैव ज़ीरो एम्पैथी, कोई एम्पैथी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पे और अपने फ़ायदे के लिए वो सोचते हैं। आपको जब भी आप किसी नार्सिसिज्म पर्सन से कनेक्ट करेंगे, वो आपको दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो उन लोगों को चुनते हैं जो इमोशनली ऑलरेडी टॉर्मेंटेड होते हैं, यानी कि जो वीक होते हैं इमोशनली। नार्सिसिस्टिक पीपल चूज देयर प्रे, दे चूज के जिसका दिल मोम का हो और बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक हो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो उन्हें मोल्ड कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज नार्सिसिस्ट्स आर वेरी कंट्रोल फ्रीक। फिर वो अपना प्रे आइडेंटिफाई करते हैं और उन पर अपना छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, चार्मिंग बहुत होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं। they because they think so high of themselves, so they try to portray as if there's nobody better than them in this whole world. And sadly it works for them also. It works on them because that's the role play they do. They have no other role play to do, right? And the other person, the empath, will get affected by it. वो carried away हो जाते हैं कि wow, what a charming personality, और इन्हें तो मुझे प्यार जताना बहुत अच्छे से आता है। और जब उन्हें एक बार समझ में आ जाता है कि ये अब हमारे चुंगल में फंस गए हैं और अब ये मेरे अंडर हैं, तो वो उनको मोल्ड करना चालू कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। यानी कि अगर वो आपकी बीवी हैं तो आप उनसे सारा काम करवाएंगे और उन्हें इग्नोर करेंगे ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएं आपकी मैरिड लाइफ के लिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। बिकॉज उन्हें तो सोसाइटी में बाहर जाके अपने आप को बहुत चार्मिंग और ब्यूटीफुल दिखाना है। Yes. और काम के एरिया में वो हमेशा आउटशाइन करते हैं बिकॉज उन्हें वो वाहवाहित चाहिए होती exactly. है। They're very successful. Very successful people, because their entire focus is on that. Because they thrive on being appreciated by being complimented. So that's the concept they live with. घर में क्या हो रहा है, बीवी के साथ क्या हो रहा है, रिश्तों में क्या हो रहा है, घर चल रहा है नहीं चल रहा है, पैसे हैं नहीं हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। Because they are selfish and most self-centered people. उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और अब आप सोचिए अगर ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे वाइफ ऐसी हो या हस्बैंड ऐसा हो, क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये जिंदगी कैसे चलेगी? Hell, it would be a living hell for one person. Exactly, for that person and for the entire family as well. Because now you have a manipulator who's always criticizing and blaming you and always wanting his work to be done, him to be praised and taken care of, and he always pulls the string which you are वर्किंग ऑन। यानी कि अगर आपको एम्पैथी चाहिए तो वो एम्पैथी आपको देंगे ही नहीं, अगर आपको फाइनेंसेस चाहिए तो वो आपको फाइनेंसेस के लिए तरसाएंगे, अगर आप फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे भी आपका वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। वो आपकी इमोशनल एस्पेक्ट के साथ खेलते हैं ताकि आप उनके अधीन रहें, आप उनके कंट्रोल में रहें। सो इट्स लिटरली लिविंग इन हेल फॉर आइदर ऑफ द पार्टी, हुएवर इज इन्वॉल्व्ड। नॉट ओनली देम, इवन बच्चे वो भी इतना सफ़र करते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि बच्चों में उनका एक स्पेशल चाइल्ड होता है जिसको वो इतना बढ़ावा देते हैं, इतना प्यार से उसको बढ़ाते हैं क्योंकि वो उनका नेक्स्ट मोटिव होता है। वो उनके बलबूते पे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे बिल्कुल उस पेरेंट की तरह होते हैं। हाँ, अब वो तो डीएनए है ना, यू आर कैरिंग दैट पेरेंट्स डीएनए। एक तो वो प्रॉब्लम है, दूसरा उस बच्चे ने अपने माँ या बाप जो नार्सिसिस्टिक हैं उनको देखा है, वो उसी तरह से आप पले बड़े हैं। क्योंकि देखिए, जो आप और मैं हैं, हम 80% of our personality gets developed from the time from our mother's womb। वो 9 महीने माँ की कोख से लेके 10 साल की उम्र तक जो भी आपने और मैंने भोगा है अपने बचपन में, 80% हमारी वो पर्सनालिटी बन चुकी होती है। बिल्कुल। और वो एडल्ट कनेक्शंस में जब हम बड़े हो जाते हैं, प्रोफेशनली it starts showing itself. Yeah, and that's the kind of relationship we have in our adulthood as well. So अगर उस बच्चे ने नार्सिसिज्म देखा है अपने घर में और वो डीएनए भी कैरी कर रहा है, क्वाइट नॉर्मल के वो भी उन बच्चों में से कोई ना कोई वो ट्रेट्स कैरी करेगा। बट अगेन अ लॉट डिपेंड्स कि आप उन्हें कैसे मोल्ड करते हैं,
आप उन्हें प्यार से समझाते हैं, उनके साथ दिल से दिल मिला के रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी वही ट्रेट्स कैरी करें. लाइक आई सेड, नार्सिसिज्म ट्रेट्स हम सब में होते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से एक बन जाता है और दूसरा नहीं बनता. इट्स जस्ट दैट कि किसमें वो ट्रेट कितने आ जाते हैं उसकी पर्सनालिटी. करेक्ट. तो मैम, क्या अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि एक नार्सिसिस्ट को सुधारा जा सकता है, और अगर वो थोड़ा बैलेंस हो जाए तो उसके साथ वो मैरिज चल सकती है? डू यू थिंक दैट? ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखिए, अगर आप किसी को कहेंगे, कोई पहले माने तो सही कि मुझ में प्रॉब्लम है. हाँ. अगर आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है और मुझे उसको ठीक करना है, तो आपका सारा एफर्ट फ्यूटाइल है. क्योंकि वो इतने ग्रैंडियर पर्सनालिटी के होते हैं और दे थिंक सो हाई ऑफ देमसेल्व्स एंड दे आर सो सेल्फिश दैट whoever tries to talk to them about this, वो उनको बेवकूफ़ समझते हैं. वो आपको बेवकूफ़ समझा देंगे. आप अगर अपनी किसी बात को मनवाना चाहते हैं या उनसे डिस्कस भी करना चाहते हैं, वो ऐसे आपके साथ रिएक्ट करेंगे कि जैसे आपके दिमागी संतुलन हिला पड़ा है, कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है कि आप उन्हें इस नज़र से देख रहे हैं. You can only help people who seek help. True. You can only change someone who is ready to accept who they are and they want to change. So the answer is no. Change नहीं कर सकते. Yeah. Yes. Yeah, it's a big problem. So in fact, जो परिवार नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोगों के साथ रहते हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, बच्चे भी और पार्टनर्स भी, जहाँ पे लिविंग हेल है उन लोगों के लिए, जहाँ पे वो सांस नहीं ले पाते या आगे नहीं बढ़ पाते और उन्हें दबाया जाता है हर तरीके से. और मैम, उस कनेक्शन को छोड़ भी नहीं पाते हैं. कई बार लोग फंस जाते हैं बिकॉज़ दे हैव सो मेनी रिस्पांसिबिलिटीज, दे आर सो मच डिपेंडेंट आल्सो. बिल्कुल. तो ऐसे में क्या सोल्यूशन होगा जब ऐसा केस हो, व्हेन यू आर स्टक इन दैट कनेक्शन? रीच आउट फॉर हेल्प. रीच आउट एंड टॉक टू द एक्सपर्ट्स. हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं. उन बात करके, डिस्कस करके ही सोल्यूशन निकाला जाता है. और पहले हम उनका मानसिक संतुलन, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि कुछ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ द एनपीडी पर्सन जिनकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं. तो पहले उनको स्टेबल किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है. और फिर एक विंग है हमारा, जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ, जो उनकी हेल्प करते हैं कि वो उस ज़िंदगी से बाहर कैसे निकलें, फाइनेंशियली, emotionally strong and morally strong to move ahead in life. So वो support is very important. और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें चाहिए. Agreed. Yeah. मैम, तो आज के इस वंडरफुल डिस्कशन को मैं आई थिंक एक ही सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगी. हमने डिफरेंट एस्पेक्ट समझे मैरिज के, खुद की पर्सनैलिटी के भी. जो भी इंसान अभी हु इज़ थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, आपकी 5 मेजर टिप्स क्या होंगी उस इंसान के लिए? मैरिज इज़ अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन रंगोली. और ये इसी का नाम इंस्टीट्यूशन इसलिए रखा गया है क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में सीखते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं, अनलर्न करते हैं, पैटर्न समझते हैं, बाउंड्रीज कैसे बनाना है वो समझते हैं. सो इट्स ऑल इन ऑल अ ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन. और मैरिज से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा, इट्स अ ब्यूटिफुल communion of two people. It's called partnership, real life partnership. It's two people coming together to build new life. बहुत ही सुंदर way of leading life, if I may put it this way, जिससे अगर सही पार्टनर चुन लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल हो सकती है और satisfying हो सकती है और achieving हो सकती है हर स्फेयर में. बट सही पार्टनर चुनना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हैं कौन, जैसे हमने पहले बात किया. बट ऑल्सो प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो आजकल की जेन एक्स के लिए बहुत ज़रूरी है करवाना. बिकॉज अगर आप प्री मैरिटल काउंसलिंग कराते हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, अपने बारे में जान पाएंगे. और छोटे से सेशंस, 2 या 3 सेशंस में ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमने आगे इस रिश्ते में जाना है या नहीं है. तो आप यू एंटर इनटू द एरिया विद ओपन आइज, अ करेक्ट रोड मैप अहेड, एंड व्हाई नॉट, इट्स क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ. ट्रू. एंड लव इज अ ब्यूटिफुल इंग्रेडिएंट ऑफ मैरिज. रिस्पेक्ट, लव, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट आर वेरी वेरी बिग इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ मैरिज. और इन सबको दे आर नॉट सर्व्ड इन अ प्लेटर, बट इन सब पे काम करना पड़ता है. और फिर इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो एक अच्छी चीज़ बना ही पाएंगे. राइट?
How beautiful. And I wish and hope for everybody who's watching this podcast कि एक वो happy marriage हर इंसान को ढूंढे. But उससे पहले आप खुद को जरूर ढूंढिए. I wish that for every client too. Yes. So it was wonderful, ma'am. I think हमने एक बहुत ही important topic चुना आज के लिए और बहुत relate किया होगा audience ने. बहुत हमारे young audience भी हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे ये कुछ जानकर और मुझे भी बहुत सारे मेरे पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर मिले. I'm glad. So it was lovely. Thank you so much for joining us today. Thank you very much. So you tell me in the comment section आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से. आपके क्या आइडियाज और नोशन चेंज हुए आज के इस पॉडकास्ट के बाद रिगार्डिंग मैरिज. क्या आप मैरिज की ब्यूटी में बिलीव करते हैं? वो जो यूनियन ऑफ टू सोल्स की हम बात करते हैं उसमें बिलीव करते हैं? आपको अपने पार्टनर से वो सपोर्ट और वो सोल ग्रोथ फील होती है? मुझे अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस प्रकार मैरिज ने आपको अपनी ब्यूटी से रूबरू करवाया है. बहुत ही अच्छा कनेक्शन है ये अगर हम इसमें बिलीव करें. इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर यूं ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी. साथ ही साथ मुझे कॉमेंट सेक्शन में और भी टॉपिक्स बताइए जिन पर आप और चर्चा सुनना चाहते हैं. दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. नमस्ते.